have the right to informed consent, illness and treatment. Informed consent जो है, that is the most important thing. अब इसमें होता क्या है कि आप जब भी इन्फॉर्म कंसेंट हम रिटन भी लेते हैं, मोस्टली रिटन होती है, लेकिन आप इसको ओरल भी ले सकते हैं। और इसका भी एक पूरा एक क्राइटेरिया है, एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किन लोगों से आप कंसेंट ले सकते हैं। जैसे जो 18 प्लस जो आपके एडल्ट्स हैं या यंग हैं, उनको आप जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट की परमिशन देते हैं। उससे पहले आप माइनर कंसिडर करते हैं और उनके गार्डियंस जो हैं उसको वो कंसेंट देते हैं। जब भी आपने किसी को ट्रीट करना है तो उसका सबसे पहला राइट ये है कि उसने इन्फॉर्म कंसेंट दी हो। आप जबरदस्ती किसी के साथ जो है उसे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको ब्रीच करने के या इनको इस रूल को चेंज करने के भी कुछ कवानीन है, उनको हमें देखना पड़ता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। उसके अलावा क्या है जी, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। हर बंदे का राइट है कि वो मना कर दे कि जी मैं ट्रीट नहीं होना चाहता। जैसे अक्सर होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं तो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि हमने नहीं होना। उसके अलावा रिफ्यूजल ऑफ एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ट्रीटमेंट्स। जब हम किसी को रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आजकल तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो होता है हमारे भी आपने देखा होगा जो बच्चे रिसर्च करते हैं या इस चीज़ में थोड़ा सा इन है तो उन्हें आइडिया होगा कि हम एथिकल रिव्यू बोर्ड जो है वो करवाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो कंसेंट फॉर्म पे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपने कंसेंट लिया या नहीं लिया। सो कंसेंट लेना और ये उन्हें बताना कि जी आपको हम रिसर्च के अंदर एंटर कर रहे हैं, और उन्हें बताना जैसे अगर हम एथिकल अप्रूवल के लिए जाएं तो वो कहते हैं कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ड्रग का रिसर्च कर रहे हैं तो क्या आपने उन्हें बताया कि इस इंडिविजुअल को जो इसको इस्तेमाल कर रहा है हो सकता है कि इसको इसका इफेक्ट हो ही ना। तो थोड़ा सा जो है ना इस चीज को भी हमें देखना है कि ये भी उसका एक राइट है कि वो उसको हम प्रॉपर जो है वो रिफ्यूजल भी वो कर सकता है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, ही और शी कैन विड्रॉ फ्रॉम स्टडी एनी टाइम। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उससे वो कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अलोंग विद द रिसर्चर अ फैमिली मेंबर शुड मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशन। उसके अलावा ये तो वैसे उन्होंने रिसर्च का मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जी रिसर्च के अंदर आपने क्या क्या चीजें जो है वो देखनी है। उसके अलावा क्या राइट्स हो सकते हैं, ऑब्टेन अ सेकंड ओपिनियन। दे हैव अ राइट, पेशेंट का राइट है कि वो सेकंड ओपिनियन ले ले। राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डेफिनेटली एवरीबडी हैज दिस राइट कि वो अपनी बात को कॉन्फिडेंशियल रखे, और हमारे मेडिकल एथिक्स हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Leave a hospital at any time except the case of infectious diseases and some psychiatric conditions. You cannot stop the patient. Patient आपको inform करके या यहाँ पे तो वैसे भी लोग चले जाते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में आप बता के हॉस्पिटल जो है वो छोड़ सकते हैं. That is your own right, except in the cases of अगर infectious diseases हैं. Be treated with care, consideration and dignity. Request medical files from the doctor. जो भी आप उसका मेडिकल रिकॉर्ड बना रहे हैं, पेशेंट हैज अ राइट कि उसे देखें. ऑब्टेन लीगल एडवाइस रिगार्डिंग एनी इशू अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट. जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, पेशेंट हैज द राइट. और आपको पता है कि अब्रॉड में तो इस चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है. कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा. जितने भी आप वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उस पर भी आप इस ये भी उसका राइट है. आस्क टू स्टे विद अ चाइल्ड एट ऑल टाइम. अब हाँ, अब इसमें माइनर्स के कुछ रूल्स डिफरेंट हैं. अगर नॉर्मली तो जब आपके पास कोई 18 ईयर से अबव लोग जो हैं वो एडमिट होते हैं तो आप कहते हैं जिनके साथ थोड़े अरसे के लिए आप मतलब 3 से 4 घंटे के लिए आप रुक सकते हैं. लेकिन जब अगर बच्चा है तो उसके साथ आपको माँ को ऑल टाइम रोकना है. Inform nursing staff if he or she wants to or does not want to see or speak to a visitor. अच्छा, अब नर्सिंग स्टाफ को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर वो किसी से विजिटर से नहीं मिलना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता. तो ये तो हो गए जनाब राइट्स. चलें अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स से. ओके, अच्छा, कैन आई टॉक टू अदीना आजम? अनम्यूट. ओके,
Adina, can you speak now? Can you unmute yourself? Hello? Hello? Ji. Adina is there. Yes. Okay, Adina, I was talking about rights of the patients. तो क्या समझ आया आपको उसमें? और थोड़ा सा लाउडली आपने बात की है ताकि हमें क्लियर हो. Um, Ma'am, rights of the patients are कि आपने पहले तो उनका consent लेना है and then आपने जो है ना different चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि वो किसी भी टाइम पे लीव कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है या कुछ भी ऐसा है. अगर बच्चा है तो उसके साथ उसकी माँ का होना ज़रूरी है, या और इसी तरह आप डिफरेंट उनके जो रिलेटिव्स और हैं उनसे जो है आपने मतलब बात करनी है. उसका मेडिकल रिकॉर्ड आपने जो है ना वो लेना है और उसको स्टडी करना है. ओके अगर पेशेंट जो है वो आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और वो हाँ, तो लीगली अप्रोच सेकंड करना ओपिनियन. चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकता है. ठीक है. ओके, गुड इनफ. और अब हम आपको करते हैं म्यूट और हम चलते हैं आगे. ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेशेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेशेंट क्या होनी चाहिए? इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे बाद में. पहले हम बात करते हैं राना मोहम्मद हारिस अमान. ओके. जी राना साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम. जी, आपके ख्याल में क्या राइट्स तो हमने बात कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए पेशेंट्स की? मैम, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ट्रीटमेंट के साथ कंप्लाई करे, जो भी उसको कहा गया उसके साथ डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करे. और एंड मैम, अगर वो किसी और हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस या ले रहा है ट्रीटमेंट, तो उसके बारे में भी बताए. गुड. और अपने चार्जेस को कवर करे. ओके, गुड. चार्जेस को कवर करें. चार्जेस ऑफ द जो ट्रीटमेंट है वो पे करता रहे मैम. ओके. अच्छा, ठीक है. वेल, काफ़ी सारी बात आपने की राना साहब. अब हम जाते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है या क्या इंफॉर्मेशन है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेशेंट्स में क्या होना चाहिए? पेशेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो देयर ओन मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग मेडिकेशन टेकन. आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स आपको कितना बताते हैं? सिर्फ दवाई लिख के भेज देते हैं? क्या है ऐसा? आप जाते हैं और बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि आपको डिटेल में बताते हैं कि आपके साथ मसला क्या हुआ और क्या इसके अगर आप मेडिसिन लेंगे तो उसके साथ आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे. तो ये भी सॉरी, हाँ, नहीं, मैं उसके राइट्स की तरफ चली गई. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये है कि आपने जो पहले मेडिकेशंस ली हैं, जो आपने पहले ट्रीटमेंट कराया है, ये आपके डॉक्टर का राइट है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सारी डिटेल जो है वो बताएं, ताकि वो आपका इससे तो बेस्ट इलाज भी कर सकेगा, लेकिन ये कि वो ये भी जान सकेगा कि पहले क्या क्या ट्रीटमेंट हो चुका है. कीप अपॉइंटमेंट्स और एडवाइस इंफॉर्मेशन दोज कंसर्न इफ दे आर अनेबल टू डू सो. तमाम अपॉइंटमेंट्स आप प्रॉपर अपनी रखें, जो उसकी एडवाइस है उसको प्रॉपर रखें. कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट
एडवाइस या स्प्लाइड, जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको कंप्लाई करें. इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ दे आर रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अनदर हेल्थ प्रोफेशनल. अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी आप ओपिनियन के लिए जाते हैं लेकिन आप अपने डॉक्टर से जो है वो हाइड कर देते हैं कि जी मैं ओपिनियन के लिए जा रहा हूँ, तो आप ये उनको बताएं कि जी मैं दूसरे भी किसी और हेल्थ वर्कर्स के पास जा रहा हूँ या मैं ओपिनियन ले रहा हूँ. नो हाउ देयर चार्जेस ऑफ ट्रीटमेंट आर बेस्ट कवर्ड. चार्जेस का भी देखें. फिर कंडक्ट देमसेल्फ इन अ मैनर व्हिच विल नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग और राइट्स ऑफ अदर पेशेंट और स्टाफ. अब ये भी एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह से एक्ट करे कि बाकी सारे पेशेंट्स को और स्टाफ को प्रॉब्लम ना हो. और ये हमारे सिनेरियो में आजकल कोरोना के सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है कि हमें मास्क लगाना है, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं सो दैट इन एनी ऑफ द केसेस अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हम दूसरों को इन्फेक्ट ना करें. सो नेक्स्ट इज okay, we end up with this topic. I think इसकी ये 4 ही slides थे. And now I'm going to other one. Okay जी, आप में से जो हमारी co-host हैं, जो हमारी CR हैं, can you unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, आप मुझे बताओ कि अभी हम राइट्स की बात कर रहे थे. आपको लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे थे पेशेंट की. क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज जो रह गई हो जो हमें ऐड करनी चाहिए? No मैम, I don't think so. पेशेंट्स के मैनर्स इंक्लूडेड थे. जो ट्रीटमेंट बताई गई है उसको सही से उस पे चलना. I think yeah, it covered everything. ओके, अच्छा. अभी तक आपके पास कोई क्वेश्चन आया? No मैम, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. Okay, so we are going to the another topic which is just a second, I'm going to settle my slides. Okay, I'm sorry if I'm taking too much time, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन शेयर करके. Profession. What is the significance of professionalism in healthcare? A healthy doctor-patient relationship is dependent on the professional excellence of a patient. Of a doctor. जितना हेल्दी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होगा उतना ही बेहतर उसका एक्सेलेंस और उसका प्रोफेशन जो है वो रहेगा डॉक्टर का. असेंशियल्स क्या हो सकते हैं प्रोफेशनलिज्म के लिए? आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज अ डॉक्टर. अगर आपके पास ये 3 असेंशियल्स होंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. क्या क्या चीजें हैं? नॉलेज है, स्किल्स हैं और आपका एटीट्यूड है. मैम स्लाइड्स विजिबल नहीं हो रही. सिर्फ हमें सिर्फ कंटेंट वो विजिबल हो रहा है, स्लाइड्स नहीं विजिबल. कंटेंट विजिबल हो रहा है मतलब जो आप लोग आपकी स्लाइड्स है ना, टॉपिक्स है असेसमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कॉमन साइकियाट्रिक डिजीजेस, वो वाली लिस्ट शो हो रही है लेकिन वो वाली स्लाइड्स नहीं शो हो रही. प्रेजेंटेशन नहीं खुली. प्रेजेंटेशन नहीं है. अच्छा, अच्छा. ओके, जस्ट अ सेकंड, आई नीड अ लिटिल असिस्टेंस क्योंकि इसमें जो है ना आपका ये प्रेजेंटेशन आई डोंट नो क्यों शेयर नहीं हो पा रही. अच्छा, कैन वी हैव द मॉडरेटर हियर? अगर वो देखें मुझे बता दें कि कैसे शेयर होगा. Yes, ma'am. When you click on the share screen button, जी, you have the option to share the screen, the presentation, or the whole of the desktop. You just click on share screen, not on the presentation only. share the screen. Okay,
I shared it on the हाँ screen पे कर दिया मैंने share. अब उसके बाद now I can open anything और वो share हो Yeah, जाएगा. now you can open anything and we'll be able to see your like whatever you open. Okay. Now can you see the Yes, slides? yes, ma'am. What is professionalism? Is it evident to you? Yes, ma'am. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay, we were at the knowledge essential of professionalism. अगर essentials में क्या क्या है? Knowledge होना चाहिए, skills होने चाहिए और attitude होना चाहिए. So mostly doctors के पास क्या होता है? Doctors के पास knowledge होता है और skill भी होता है, लेकिन problem कहाँ पे आती है? Attitude में. ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि एटीट्यूड में भी क्या होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द थिंग कि यस वी हैव द बेसिक नॉलेज फॉर द प्रोफेशनलिज्म. There are 6 primary application of knowledge in healthcare professionals. अब आपके पास knowledge तो है, लेकिन आपने उसको apply कैसे करना है? Relate the biological factors with psychosocial factors in health and disease. अगर आप एक बंदे की हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ उसके बायोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक ट्रीट ना करें और ये भी देखें कि उसके ओवरऑल अगर आप उसको पूरा एज अ पूरी होलिस्टिक अप्रोच में लेके जाएं, जैसे भी आप साइकाइट्री में हम बात करते हैं जब भी किसी डिजीज की और उसके ट्रीटमेंट की, तो हम हमेशा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायो साइकोसोशल मॉडल. तो अगर आप उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को खाली ट्रीट करेंगे और अपने नॉलेज को सिर्फ इसी हद तक यूज करेंगे तो आप अपना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू कंसिडर द साइकोसोशल फैक्टर्स आल्सो. Okay, second thing is learn and use principle of behavioral sciences in clinical interviews, assessments and management plan. So क्या ऐसे clinical interviews के अंदर हमें principle use करने चाहिए behavioral sciences के? Any one of you? Mahnur Rahman, can you please unmute yourself? Yes, ma'am. जी. ओके, आपके ख्याल में हम बिहेवियरल साइंसेस के क्या प्रिंसिपल्स हैं ऐसे जो कि हम अगर क्लिनिकल इंटरव्यू कर रहे हों तो हम यूज कर सकते हैं? वेरी बेसिक जो आपके जहन में आता है. मैम सबसे पहले पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अच्छे तरीके से बात करें. क्या अच्छे तरीके से बात करेंगे? अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अपना इंटरव्यू देंगे और फिर पेशेंट से उसके मतलब कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम माहनूर रहमतुल्लाह है, इस तरह. और फिर उसके बाद पेशेंट से पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद उसको टाइम देंगे कि वो अपनी सारी मतलब जो उसको मसला है वो बताए. ओके, ठीक है. और अगर उसे कोई डिजीज होती है तो फिर क्या आप बिहेवियरल साइंसेस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं? मैम अगर तो उसे कोई डिसीज़ है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट उसे बताएंगे और उसको पहले गाइड करेंगे कि आपका ये मसला है और फिर उसे थोड़ा सा कंसोल करेंगे और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बताएंगे और कहेंगे कि आप अपना ट्रीटमेंट मेडिसिन लें और फॉलोअप रखें और अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें. ठीक है, गुड. सो हमें हर जगह पे बिहेवियरल साइंसेस को अप्लाई करना है, क्लिनिकल इंटरव्यूज में, असेसमेंट्स में और इवन मैनेजमेंट प्लान्स में. क्लिनिकल इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, उसके साथ रेपो बनाएंगे और उसको उसकी सारी जो है वो प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेंगे. असेसमेंट्स में आप क्या करेंगे? आप देखेंगे जो उसको टेस्ट दे करवाने के लिए आप कह रहे हैं उसको आप पूरी डिटेल्स बताएंगे कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं. मैनेजमेंट प्लान में जो आप प्लान बना रहे होंगे उसका डिटेल्स उसके साथ डिस्कस करेंगे, उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हर चीज जो है वो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल साइंसेस उसके साथ शेयर करेंगे डिटेल में. सो नेक्स्ट इज ओके, डिस्टिंग्विश नॉर्मैलिटी फ्रॉम एबनॉर्मैलिटी इन दीज पर्सपेक्टिव. जब भी आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये जरूर देखेंगे कि नॉर्मैलिटी का स्टैंड करें, मेडिकली भी, सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी. सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि मेडिकली तो हम कर ही रहे होते हैं डिफरेंशिएट, लेकिन हमें उसके सोशल एनवायरनमेंट को और उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करना है. रिक्वेस्ट एंड जस्टिफाई नॉट ओनली लेबोरेटरी
radiological and electrophysiological investigation, but also make social and psychological inquiries. हर चीज में जब आप देख रहे हैं कि जो हमारा एम्फोसिस है वो इस चीज के ऊपर है कि आपने मेडिकल चीजें को आप ट्रीट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल को ट्रीट कर रहे हैं, आपने सोशल को और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को नहीं भूलना. Pharmacological as well as non-pharmacological interventions. So pharmacological interventions हम सारे कर देते हैं. Non-pharmacological interventions क्या है? अरे जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जैसे काउंसलिंग है, इन सब को हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में लेते हैं. अप्लाई एविडेंस बेस्ड रिसर्च फाइंडिंग क्लिनिकल सिचुएशंस. ये भी ऑब्वियसली अगर आपके पास नॉलेज है और आप रिसेंट एविडेंस के साथ या जिस आपका रिसेंट नॉलेज है उसके साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं तो आप उसके साथ अपनी क्लिनिकल सिचुएशंस के अंदर उन चीज़ों को इनपुट कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपको रिसेंट रिसर्चेस पता है, एविडेंसेस पता है और आप नॉलेज आपका अप टू डेट है. सो बात आ जाती है स्किल्स की. स्किल्स में क्या होना चाहिए? देयर आर 4 प्राइमरी एप्लीकेशंस ऑफ स्किल्स इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जी, क्या होनी चाहिए? रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस इन मेडिकल राइटिंग. आपकी अच्छी, आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपको कि आप मेडिकल राइटिंग अच्छी कर सकें. राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. जब आप लोग अभी तो क्लिनिकल आपके राउंड्स अभी शुरू ही हुए हैं, जब आप लोग फाइनल ईयर में जाएंगे या जब आप मेडिकल कर लेंगे उसके बाद एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री. जितनी अच्छी आप हिस्ट्री लेंगे उतना अच्छा आप डायग्नोसिस करेंगे, उतना अच्छा आपका प्रोग्नोसिस पेशेंट की ट्रीटमेंट होगा, उतना अच्छा ही प्रोग्नोसिस बनेगा. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द बेसिक प्राइमरी हिस्ट्री. सो इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट मस्ट बी डिटेल्ड एंड इट मस्ट बी प्रिसाइज. अपडेट मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लियरली एंड एक्यूरेटली. अब यहाँ पे अगर आपने कोई थोड़ी गलती कर दी तो आपको उसमें भी मसला होगा. फिर आपका अगर मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं ठीक तो आपका डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं बनेगा. राइट मैनेजमेंट प्लान्स, डिस्चार्ज, ट्रांसफर समरीज एंड रेफरल नोट्स. दिस मींस कि आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. अब वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर आप इस नोट के अलावा भी या पेशेंट्स के अलावा भी अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें तो आपको यही बताएंगे कि जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है इट गिव्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट योर इमेज. आपका जो एक जेस्चर है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो देती है ज्यादा. एस्टैब्लिश प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट्स. आपने अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उनसे अच्छे तरीके से बात करनी है. डिमॉन्स्ट्रेट यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. कोशिश करें लैंग्वेज बैरियर ना हो. अगर पेशेंट आपसे पंजाबी में बात कर रहा है, ट्राई टू स्पीक इन पंजाबी. अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. अब जब आप लोगों की ओएसपीज होती हैं या जब आप ये अपने वाइवास के लिए आते हैं तो अगर आपसे पेशेंट जो है वो पंजाबी बोल रहा है तो यू डोंट चेंज योर ओन लैंग्वेज, आप उर्दू में बात करते हैं. तो वो तो पेशेंट आपके साथ ईज पे ही नहीं आ सकता, उसकी रेपो ही नहीं बन सकती जब तक कि आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करें उन चीजों को. डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड सेंसिटिवली. डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस इन प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसिल द पेशेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो कुछ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन केयर दें उसको और उसको काउंसिल करें. पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स. ओके, पहले हमने बात कर ली वर्बल स्किल्स की. अब हम आ जाते हैं पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स में क्या होना चाहिए. इंटरप्रेट द हिस्ट्री एंड फाइंडिंग्स एंड अराइव एट अप्रोप्रिएट एंड फाइनल डायग्नोसिस. मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा आपका डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं हो सकता अगर हिस्ट्री आपने ठीक नहीं ली, फाइंडिंग्स आपने ठीक नहीं देखी. सो फाइनल डायग्नोसिस के लिए आपको इन सब चीज़ों को प्रिसाइज करना है और अच्छे से इनके ऊपर वर्क करना है. डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस इन आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज. आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, फॉर टेस्टिंग और सारा कुछ, सो दैट आपको कोई क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम ना आए या आप हिंडर ना हो. यूज एविडेंस बेस्ड फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल इंटरवेंशंस.
जो भी चीजें हैं वो आपकी रीसेंट नॉलेज के मुताबिक और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें नहीं जी मेरे तो पिछले मरीज के अंदर इस दवाई से फर्क पड़ा था, तो आपके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको वो मेडिसिन दे रहे हैं। सो यू मस्ट हैव टू डू एवरीथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड विच इज एविडेंस बेस्ड। Independently undertake counseling and informational care sessions. आपको काउंसलिंग और इंफॉर्मेशनल केयर सेशंस लेने पड़ेंगे सो दैट आपकी मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट की बेहतर हो। ओके, रिसर्च स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो इंटरेस्ट लेते हैं वो करते भी हैं, थर्ड ईयर से काम स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉबेबली काफी लोगों ने आप लोगों में से किया भी होगा। रिसर्च स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिसर्च करने का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हाउ टू डू द रिसर्च, कैसे आपने अंडरटेक रेलिवेंट लिटरेचर सर्चेस, आपको पता होना चाहिए लिटरेचर सर्च कैसे करते हैं, एंड कलेक्ट एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जितनी अच्छी लिटरेचर सर्च होगी, जितना अच्छा आपका एविडेंस बेस्ड नॉलेज होगा, उतनी अच्छी ही आपकी ट्रीटमेंट स्किल होगी। Interpret and use results of standard articles to improve clinical practice. Organize and actively participate in educational training and research activity. जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे पास रिसेंट एविडेंसेस में, रिसर्चेस में आ रही हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट आपकी रिसर्च स्किल्स बेहतर हों। ओके, सो हमने बात कर ली नॉलेज की, स्किल्स की, एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच इज द एटीट्यूड। ओके, नाउ आई वांट समवन टू टेल मी कि okay, Irsa Fatma, can you please unmute yourself? Yes, जी. ma'am. What do you think एक प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? Yes, ma'am. Please repeat the question. आपके ख्याल में एटीट्यूड जो है किसी भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर का जो वर्कर है, चाहे वो डॉक्टर है, स्टाफ है, उसका कैसा होना चाहिए? Ma'am, he should make the patients feel comfortable so they can easily express their problems. Or matlab, he should not look कि he is unapproachable so that the patients also easily tell all the problems and they feel comfortable. अच्छा, और Or he should be polite and kind to the patient. Okay. Thank you. Okay. Maria Shokat, can you unmute yourself? Maria Shokat. Yes, ma'am. जी, आपने स्किल्स के बारे में सुना, मैंने बताया, तो क्या समराइज करती हैं आप स्किल्स के बारे में? कैसी स्किल्स होनी चाहिए फॉर गुड प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर? Good professionalism should have 4 skills. First of all, writing skill, then verbal skill, then patient management skill. In writing skill, he should take appropriate history, and in verbal skill, he should maintain a good communication with patient so that patient can understand the doctor. जो कोई डॉक्टर से बता रहा है पेशेंट उसको समझ सके. और थर्ड है पेशेंट मैनेजमेंट स्किल, के पेशेंट को मैनेज करना आना चाहिए कि वो पेशेंट को अच्छी तरह समझ सके. Okay, good. Thank you. So now I'm coming to attitudes. So skills भी सबके पास होती हैं और knowledge भी सबके पास होता है. फर्क कहाँ पे पड़ता है? अच्छा डॉक्टर और बुरा डॉक्टर का फर्क किधर पड़ता है? आपके एटीट्यूड से पड़ता है. Okay, there are 10 primary applications of attitudes in healthcare professionals. Attitude toward patient क्या होना चाहिए? You must have established a therapeutic and ethical relationship. याद रखिए, ethics are very important. हर जगह पे जब भी अगर relationship ethical होगा तो ना वो आपके लिए complicated होगा और ना ही दूसरों के लिए complicated होगा. Demonstrate commitment to biopsychosocial model in assessment and management of the patients. याद रखिए, जिंदगी में जब भी पेशेंट्स को ट्रीट करें, हमेशा बायोलॉजिकल कंपोनेंट को अकेला ना छोड़ दें. अगर आप चाहते हैं कि आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो
उसका अच्छा प्रोग्नोसिस हो, तो हमेशा असेसमेंट और मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट को अपने साथ रखें. ओके, demonstrate sensitivity, empathy and understanding while performing physical and mental state examinations. याद रखिए, हमेशा जब भी पेशेंट आपके सामने आता है तो अपने ज़हन में ये रखें कि इसकी जगह पे मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मेरा लव्ड वन भी हो सकता था. तो जितनी सेंसिटिविटी के लिए उसके लिए है, वो सेंसिटिविटी, एम्पैथी और वो फीलिंग्स या मैं कहूँगी कि वो इमोशंस रखें जो कि आपको उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दे और आप उसको अच्छे से फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकें. ठीक है. शो कंसिडरेशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, जो भी, अगर आप पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे ना, तो आप पेशेंट जो है वो आपके साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा. adhere to the principles of the medical ethics. तमाम मेडिकल एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उसको अपने जहन में रखें ट्रीट करते हुए पेशेंट को, या एटीट्यूड, जब भी आपका एटीट्यूड असेस हो रहा है या आप पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल्स को ना भूलें. एग्जिबिट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म through practice of integrity, compassion, honor, humanism and respect of the patient. वैसे ये वो तमाम चीजें हैं कि वो आप किसी भी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म अगर आप चाहते हैं तो उसमें इंटेग्रिटी, कंपैशन, ऑनर और ह्यूमनिज्म तो होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए. सो come to the next, that is attitude towards self development. Self development जो है, demonstrate flexibility to adjust appropriately to changing circumstances. अगर अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंट इंटरेक्शन में जरूरी नहीं है. अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है टू हैंडल द थिंग्स, तो आप एक इजी गोइंग पर्सन है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप अच्छे से अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे. सो दैट मजीद हम देखते हैं आगे. डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट रिस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एथनिक बैकग्राउंड. सो हमें एथनिक बैकग्राउंड को नहीं देखना है, हमें सबको इक्वलाइज रखना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है. हैंडल क्रिटिसिज्म बाय कोलीग्स और पेशेंट कंस्ट्रक्टिवली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपके कोलीग्स भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको पेशेंट्स भी क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बहुत सारे सीनियर्स और इवन आपके जूनियर्स वो भी क्रिटिसाइज करेंगे. तो उसको अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है और आपको एक कंस्ट्रक्टिव साइड पे रखेगा. एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी क्या होना चाहिए? Exhibit sensitivity towards society, social, ethical and legal aspects of healthcare provisions, offer cost-effective professional services. अब ये भी आपको देखना है आपका एटीट्यूड. अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना है ताकि मरीज आपके पास आ सके और आपको अफोर्ड भी कर सके. प्रोफेशनल अटायर. ओके, प्रोफेशनल अटायर क्या होना चाहिए? एक डॉक्टर जो है वो बैठा है अपनी क्लिनिक में, उसने ओवरऑल भी नहीं पहना हुआ, उसने टी शर्ट पहनी हुई है, उसने अगर मेल है तो उसने शेव नहीं किया हुआ, हेयर कॉम नहीं किए हुए, कपड़े इस्त्री नहीं पहने हुए. आप जाएंगे उसके कमरे में तो कैसा महसूस होगा आपको? बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा और आप बिल्कुल भी उससे इम्प्रेस नहीं होंगे. सो सीरियस होना है आपको. आपका अटायर जो है और आपकी जो ड्रेसिंग है वो भी एक अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए. सीरियस होना चाहिए, नॉन प्रोवोकिंग आपका स्टाइल होना चाहिए, नॉन ऑफेंडिंग होना चाहिए. To make the patient comfortable, the attire should not give a sense of self neglect or non concern. जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके कपड़े इस्त्री नहीं है तो वो क्या सेल्फ नेग्लेक्ट है. तो आपका जो है वो पेशेंट का सोचेगा कि भाई इसने तो खुद अपना ख्याल नहीं रखा तो ये मेरा ख्याल कैसे रखेगा. ओके, रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी. बूस्ट मोरल ऑफ द पेशेंट. रिफ्लेक्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोफेशन. Okay, time and punctuality is very important in every respect. Grasp knowledge about patient under care. A doctor should be equipped with basic literature about the patient illness. जो भी illness है ये नहीं हो सकता. जब आप अभी हाउस जॉब में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिन illnesses का आपको नहीं पता होता, ट्रीट नहीं करना होता या ट्रीट नहीं किया होता बिकॉज आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, तो आप अपने इमीडिएट डॉक्टर से पूछ लेते हैं जी ये टाइफाइड के साथ आया इसको क्या क्या ट्रीटमेंट, और वो आपने हाथ पे रटा हुआ होता है कि ये एंटीबायोटिक लगानी है, इतनी लगानी है और ये करना है, और आपके पास उसका बेसिक नॉलेज कोई नहीं होता. सो ये नहीं होना चाहिए. जो भी डिजीज आप ट्रीट कर रहे हैं वो आपको
प्रॉपर जो है उसकी knowledge होनी चाहिए. He is also expected to present the patient's history to the consultant to the next day. और आपको इतनी grip होनी चाहिए कि हाँ, आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप अपने कंसल्टेंट को नेक्स्ट डे तमाम चीजें जो है वो बता सकें. ओके, नेक्स्ट इज consciousness, a person's moral sense of right and wrong. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आपकी अपनी मॉरल सेंस के जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं. आपको डिजीज का नहीं पता और आपने एक इंजेक्शन का या उस टैबलेट का रट्टा मार लिया कि जी इसमें ये देनी है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि इसकी डिटेल क्या है, तो क्या आपका मॉरल सेंस राइट है? नहीं है. Taking responsibility in carrying out clinical assignments reflects interest in learning and efficient patient care. Responsible attitude towards the patients. So you must have the responsible attitude. Integrity in reporting patients' finding. Reporting with accuracy, integrity and confidentiality. आपकी जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया हुआ हो और अगर आप रिपोर्टिंग जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर हो, आपने पूरे ध्यान से देखी हो. जैसे हम एक्सरेज वगैरह या सीटी वगैरह की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें हर आप देखेंगे तो हर बंदे की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. उसके अंदर आपकी प्रॉपर इंटेग्रिटी होनी चाहिए. A failure to acknowledge one's mistakes and omission in reference to patient's clinical information qualifies for serious professional dishonesty. अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको मान लें, अगर ताकि पेशेंट का जो आगे फ्यूचर में उससे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आपका सीरियस प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है. अवेलेबिलिटी टू द पेशेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल डॉक्टर्स के पास आप जाओ, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके पास क्या होता है कि 12-12 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे का वेट होता है. Doctors are expected to be available to the patients on daily basis. When on leave, they must be available on telephone to patients they consider need attention. आजकल WhatsApp available है और mostly doctors available भी होते हैं. They must inform the patient of this in advance and in advance and introduce them to another doctor who has been briefed about their condition and will care to them in the absence. This is very important. हम अक्सर कहते हैं जब आप ये हाउस ऑफ अपनी करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ओवर दे के जाए नेक्स्ट जो डॉक्टर हैं उनको. ये इसीलिए है कि जब आपकी एब्सेंस है और आपने अगले बंदे को, जो अगला डॉक्टर है, उसको ब्रीफ आपने पेशेंट के बारे में बता दिया है तो उसके लिए आसानी है कि वो पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट कर सके आपकी एब्सेंस में. Relationships with the patients, hospital staff, fellow students and faculty members are expected to be mutual support, respect and professional honesty. This is very important for your own mental health and for the others. Mutual support honi chahiye, respect honi chahiye और professional honesty honi chahiye. So we come to a case scenario. मेरे ख्याल में अब अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो पहले कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. ओके, को होस्ट जो है हमारे पास वो मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चंस हैं. जी, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम मैम. हमारी जो को होस्ट हैं, जी जी जी, आपके पास कोई क्वेश्चंस आए हैं तो आप मुझे बता दो. मैम देयर इज वन क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, अगर एक पठान डॉक्टर है, उसकी पोस्टिंग पंजाबी इलाके में हुई है, ही डजंट नो द लैंग्वेज, तो वो वर्बली कैसे कम्युनिकेट करेगा पेशेंट्स के साथ? अच्छा, अब इसमें देखें लैंग्वेज बैरियर इट्स अ बिग प्रॉब्लम. हमारे यहाँ पे जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन कॉमनली देखें ना आप, मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट्स उर्दू ही समझ जाते हैं. कई जो बहुत थोड़े से रूरल एरिया से आते हैं और बहुत ही पेरिफेरी से आते हैं तो उन्हें पंजाबी या सराइकी आती होती है. पश्तो इज अ पॉइंट, डेफिनेटली वहाँ पे तो हमारा लैंग्वेज बैरियर है ही है. तो हमें कोई ना कोई अटेंडेंट जो है उनके साथ, उसको आती होगी उर्दू, तो आपको उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा. हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट है अब आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है
वो बेशक आपका सवाल, पेशेंट आपका सवाल नहीं समझ रहा, आप उर्दू में बात कर रहे हैं और उसके साथ कोई ट्रांसलेटर है या उसका अपना कोई रिश्तेदार है, वो बात कर रहा है, लेकिन आप जब बात करें तो आप पेशेंट की तरफ देख के बात करें। आप उससे पूछें जी आपके सर में दर्द हो रहा है तो सर की तरफ इशारा करें। आप जब उसे ये कह रहे हैं कि अच्छा आप ठीक हो जाएंगे तो पेशेंट की तरफ देख के बात करें। बेशक वो आपको समझ नहीं रहा, वो उर्दू नहीं समझ रहा। अब समटाइम्स जब अब जैसे मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर मेरे पास कोई पश्तो पेशेंट आ जाता है और डेफिनेटली मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं जो वो ग्रास्प कर लेते हैं। जैसे वो नींद नींद का जो वर्ड है या ख्वाब का जो वर्ड है उन्हें समझ आ जाता है। बहुत सारे ऐसे कोई मल्टी मीनिंग्स वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से कम्युनिकेट हो जाते हैं। फिर जब उनको जो दर्द है उसका वर्ड उन्हें समझ आ जाता है। तो आप जब कम्युनिकेट करें बेशक उर्दू में करें, उनके अटेंडेंस के साथ करें, लेकिन पेशेंट को देख के बात करें और उसको ये एहसास दिलाएं कि उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, सो दैट आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक रिलेशनशिप बना सके। और डेफिनेटली अगर हमारा बैरियर है तो हम उसके ऊपर ये तो लैंग्वेज बैरियर है, ये नहीं हो सकता कि हर किसी को भी पश्तो आती हो, तो उसमें डेफिनेटली हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमें अपनी उर्दू जुबान में ही बात करनी है चाहिए। बाकी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी तो आप कर ही सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप जरूर देख लें। और कोई क्वेश्चन है? Thank you, ma'am. The next question is, if a patient has some infectious disease and doesn't want others to know, so should we maintain confidentiality even at risk of exposure to others? ओके मैंने बताया था जब मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करी थी कि इसका जो है एक पूरा टॉपिक है और उसमें जो है वो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी या ऐसी कोई भी चीज जिससे पेशेंट को इटसेल्फ या फिर जो हमारी सोसाइटी है उसको कोई हार्म हो, तो हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी पड़ती है। जैसे ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं और जैसे अगर पेशेंट को कोई होमिसाइडल हार्म है या पेशेंट की वजह से, जैसे अब हमारे मैं इसमें आपको एग्जांपल दूंगी। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है और उनके अंदर पैरानॉइड आइडिएशन होती है, तो उनका किसी एक खास बंदे के ऊपर पैरानोया होता है। अब जब वो हमें आके बताते हैं या मुझे मेरे पेशेंट ने आके बताया कि जी मेरी जो भाभी हैं वो मेरे पे काला जादू